So, a very good morning to my dear friends. Again, Satya Physical Education welcomes you all and we hope you people are fine. So, दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक लेके आए हैं DSSB, UGC नेट और PGT, TGT के लेवल के हिसाब से। दोस्तों टॉपिक तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कई बार लगता होगा कि यहाँ पे हम कहाँ पे कमी आ जाती है या हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उन कमियों को आप हमारे साथ आके हमारा कंटेंट पढ़ के आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ हमारे जुड़ के आप हमारा बहुत अच्छे से अपने वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। एंड आई अश्योर यू कि इससे बेटर कंटेंट आपको मतलब हार्डली यू विल गेट एनीवेयर एल्स। एनीवेज सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं स्पोर्ट्स इंजरीज। मैंने बोला आपको कि ये टॉपिक आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा, बहुत सिंपल टॉपिक भी लगता होगा, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका क्या आंसर होगा। दोस्तों मैं बता दूं इस इंजरीज के टॉपिक से 2018 के जो पेपर हैं पीजीटी वगैरह के मेल फीमेल के, उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट बैक टू बैक पूछे गए हैं दोस्तों। तो उनमें से ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन सबके गलत हुए हैं। तो हम आज इस टॉपिक के इन डेप्थ क्वेश्चंस लेके आए हैं कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इससे ज्यादा इसमें मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे आंसर अटेम्प्ट करने की। सो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलते हैं बिना समय वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी इज कॉज पेन इन मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, कि कौन सी ऐसी इंजरी है, निम्न में से किस चोट के कारण मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस में दर्द होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, टेनिस एल्बो, पिक्चर्स एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, थ्रोअर्स आर्म। राइट, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस जो है, मीडियल मतलब मिड की तरफ, अगर लेट अस अज्यूम मेरी ये बॉडी है और मेरे ये हैंड्स हैं, मतलब वो हैंड का अंदरूनी पार्ट हमारी मिड लाइन के पास होगा, दैट व्हाई इट इज रिटन एज मीडियल। और एपिकॉन्डिलाइटिस जनरली हमारी एल्बो और दोस्तों हमारे नी में पाया जाता है। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा एल्बो से है। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो मीडियल मतलब जो कोहनी है, कोहनी के अंदरूनी हिस्से में किसकी वजह से पेन होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है गोल्फर्स एल्बो की वजह से। ठीक है, गोल्फर्स एल्बो, जब गोल्फ जो लोग प्लेइंग करते हैं ड्यूरिंग स्विंगिंग जो यूज करते हैं उसमें जो उनको इंजरी होती है वो कहलाई जाती है गोल्फर्स एल्बो। राइट, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो जरूर इस चीज को अपना एसएस टेस्ट मान के चलें कि कितनी आपकी परफॉर्मेंस है। तो आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा गोल्फर की कोहनी जो होती है उसमें कोहनी के अंदरूनी हिस्से में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। राइट दोस्तों, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इज द अदर नेम ऑफ पटेलर टेंडनाइटिस। दोस्तों आपको मैं बता दूं टेंडनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब जलन, इरिटेशन। किसमें? इन टेंडन। टेंडन मतलब कि जो मसल एंड बोन को ज्वाइन करती है, मसल एंड बोन को ज्वाइन करती है तो वो क्या कहलाती है? टेंडन। तो वहां पे अगर इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, दैट विल, पटेलर मतलब कि पटेला एक नी की वो है। तो इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पहला है जॉइंट कॉन्ट्यूजन, संयुक्त संलयन। दूसरा है जंपर्स नी, जंपर्स मतलब जंपर्स नी, जंपर का घुटना। तीसरा है रनर्स नी, रनर्स नी के में होता है। या लास्ट आता है एंकल जॉइंट, टखने का जोड़। तो दोस्तों आप अपने मन में इसका आंसर लगा लें और हम आपको बताते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जंपर्स नी। जंपर्स नी में देयर इज प्रॉब्लम कॉल्ड पटेलर टेंडनाइटिस। जंपर्स नी में इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब वो लोग जंप करते हैं तो मैक्सिमम फोर्स एब्जॉर्बेंट, जो फोर्स को एब्जॉर्ब करता है वो हमारा नी जॉइंट है। दोस्तों नी जॉइंट से एक खास बात और बता दूं, ये मैक्सिमम वेट बेयरिंग जॉइंट भी है। ठीक है, मैक्सिमम वेट बेयरिंग जॉइंट भी है।
तो आंसर जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा जंपर का घुटना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। ऐसे ऑप्शन देता है बोर्ड की चारों के चारों लगते हैं कि चारों के चारों इसके आंसर हैं, परंतु थोड़ी अपनी सूझबूझ के साथ, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ आप बहुत आसानी से सही जवाब पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको देखो ये डायग्राम दिखाने के लिए मैंने था कि टेनिस एल्बो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट टेनिस एल्बो होता है, एल्बो के जो बाहरी वाली जब पेन होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल। लेटरल मतलब मिड लाइन से अवे। मिड लाइन से जब कोई चीज अवे जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, लेटरल एपिकॉन्डाइल। लेकिन ये हाथ देखो, हथेली अगर इसके अंदरूनी हिस्से में तो मीडियल एपिकॉन्डाइल। और मीडियल एपिकॉन्डाइल किस में होती है दोस्तों, गोल्फर्स एल्बो में, जिसको बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस किस में होगा, तो आपको बताना है दोस्तों टेनिस एल्बो, वेयरएज मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस किस में होगा दोस्तों, गोल्फर्स एल्बो में। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने कंटेंट क्लासेस में कवर अप करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों? ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुड अलाइनमेंट, अलाइनमेंट गुड होना उसका। दूसरा है एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक करना, कैल्शियम का प्रॉपर उसका इनटेक करना। दूसरा है एक्यूरेट रिडक्शन एंड 100% ऑपोजिशन ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट, मतलब कि उसको 100% अपनी स्थिति में खंडित अंशों का सटीक कमी बिल्कुल कम हो एंड 100% नियुक्त हो। चौथा है स्थिरीकरण, दैट इज इमोबिलाइजेशन। तो दोस्तों अगर मैं एक बात करूं, ये ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि आप फील कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं फ्रैक्चर की बात करूं तो दोस्तों हम उसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि उसको रेस्ट, है ना। तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करें और उसको इमोबिलाइज कर दें। तो आंसर जो दोस्तों होगा वो होगा इसका डी। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, या हिंदी में हम इसको बात करेंगे स्थिरीकरण। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द टाइम नेसेसरी, क्वेश्चन नंबर 4, टाइम नेसेसरी फॉर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, की हीलिंग में, ठीक होने में लगने वाला समय किस पर सबसे ज्यादा निर्धारित करता है? फ्रैक्चर के ठीक होने के लगने वाला समय निम्नलिखित कारक पर सब निर्धारित करता है। वो कौन से कारक है दोस्तों? तो पहला है रोगी की आयु, उसकी आयु पे, स्थान और फ्रैक्चर का प्रकार। दूसरा है नरम उत्तक को नुकसान की डिग्री, डिग्री ऑफ डैमेज टू सॉफ्ट टिश्यू। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रैक्चर की सबसे पहले ऑब्वियसली एज मैटर करती है। आपने देखा होगा ओल्ड एज में फ्रैक्चर की हीलिंग कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे हमारी आरबीसी बनने कम हो जाते हैं और आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाती है और डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो डिस्ट्रक्शन मतलब उनका विनाश ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ये होता है डिक्रीज, ये इंक्रीज, दैट मीन्स वहां पे हमारी एज, हम बूढ़े होने लग जाते हैं। लोकेशन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ऑब्वियसली ये बहुत डिपेंड करता है, क्या पता जॉइंट फ्रैक्चर हो या कोई और फ्रैक्चर हो, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो, ओपन फ्रैक्चर हो, मैटर्स। डिग्री ऑफ डैमेज की हमारे जो अंदरून टिश्यूज है वो कितने डैमेज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा उपयुक्त सभी, सभी इसके आंसर होंगे, ऑप्शन विल बी डी। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे एंड आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्ट्रेन्ड मसल्स आर कॉज्ड बाय। दोस्तों स्ट्रेन्ड मसल किसकी वजह से होती हैं? तो पहला आ रहा है एक्सरसाइजिंग टू ऑफन, बहुत बार व्यायाम करना। तनावग्रस्त मांसपेशियां किसके कारण होती है? पहला है बार बार व्यायाम करना, बार बार एक्सरसाइज करना जल्द। दूसरा है सडन ओवर स्ट्रेचिंग, अचानक अधिक खिंचाव आ जाना, राइट। तीसरा है वेयरिंग टाइट किट्स, टाइट किट पहनना। चौथा है डिहाइड्रेशन, मतलब कि पानी की कमी हो जाना, निर्जलीकरण कहना। तो दोस्तों मैं बता दूं, स्ट्रेन्ड मसल, ठीक है, स्ट्रेन्ड मसल हैपन ड्यू टू सडन ओवर स्ट्रेचिंग। तो मैं अचानक अधिक खिंचाव के कारण देयर विल बी अ पेन और योर मसल्स विल बी स्ट्रेन्ड एंड स्ट्रेन्ड इज अ मसल इंजरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को। दोस्तों ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आया है, ओवर ट्रेनिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड इंजरीज एंड रिजल्ट्स फ्रॉम। दोस्तों बच्चे ना ऐसे हैं, एक क्वेश्चन की दूसरी लाइन में अगर वो क्वेश्चन आ गया ना तो उसको देख के ही घबरा जाते हैं।
तो ऐसी चीजों को नहीं घबराना, और स्पेशली जब ऑप्शन इतने बड़े हो तो उनको तो मन में पहला थॉट ही आ जाता है, अरे भाई ये तो अपने से नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं इतने आसान होते हैं। ओवर ट्रेनिंग इज अ मेजर कॉज, ओवर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा कॉज है जो एक्सरसाइज रिलेटेड इंजरीज करता है। एंड वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? पहला है व्यायाम के लाभों पर पर्याप्त जोर नहीं देना। ठीक है, कि मतलब जो जितने भी है, नॉट पुटिंग एनफ एम्फेसिस, मतलब जितने भी लाभ है उन पे हम जोर नहीं देते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। फेलिंग टू फॉलो द नो पेन नो गेन रूल ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण में कोई दर्द नहीं कोई लाभ नहीं नियम का पालन करने में हम विफल हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रोग्रेसिंग टू स्लोली, प्रोग्रेस करते हैं बड़ी धीमे लेवल से इन द एक्सरसाइज प्रोग्राम। एंड चौथा है दोस्तों टू मच एक्सरसाइज फॉर वंस लेवल ऑफ फिटनेस। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एज अ ओवर ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग मतलब कि ओवर मतलब ओवर कर देना, ओवर करने का मतलब है प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस टू स्लोली होगी तो दोस्तों ओवर नहीं होगा, स्लो होगा, यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवर ट्रेनिंग है। ओवर ट्रेनिंग का मतलब कोई भी चीज का अति करना। एंड ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो आ रहा है टू मच एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर देना फिटनेस के बाहर से, फिटनेस के स्तर के लिए बहुत अधिक व्यायाम कर देने से दोस्तों क्या हो जाता है, ओवर ट्रेनिंग हो जाती है एंड इंडिविजुअल गेट इंजर्ड। दोस्तों यहाँ पे मैं आप चीजों को एक बता दूं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो सब्जेक्ट है या बेस्ट परफॉर्मेंस है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, वो एक दिन में नहीं ली जा सकती, ऑब्टेन्ड ओवरनाइट, एक दिन का काम नहीं है। इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ स्लो स्टेडी, धीरे धीरे एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दोस्तों हमसे पूछते हैं कि मैम कोई बुक बता दो अच्छी सी। अच्छा मैम, हाँ इस पेपर में रिसर्च आएगी या नहीं, तो उन सब के मतलब देर आर सो मेनी थिंग। तो दोस्तों डीएसएसबी या कोई भी एग्जाम की तैयारी, इट इज नॉट कि एक महीने में आपने पढ़ लिया एंड आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, राइट। और जो आपके सगे संबंधी बोलते हैं ना कि भाई मैंने तो एक महीना पढ़ा था, वो तो एकदम बेवकूफ बनाते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स द सेवेंथ, रप्चर्ड टेंडन। रप्चर्ड मतलब कि रप्चर का मतलब होता है फट जाना, टूटना, फटना। टेंडन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, किन में होता है, स्टैब इंजरी, स्टैब मतलब छुरा घोपना, पीछे से वार करना, राइट। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, तीसरा आता है ओवर यूज इंजरी, कॉग्निटिव इफेक्ट जन्मजात दोस्तों मैं बता दूं, रप्चर्ड टेंडन जो होते हैं, रप्चर जो फट जाते हैं वो ड्यू टू ओवर यूज की वजह से होते हैं, राइट। तो आंसर विल बी सी, दैट मीन अति प्रयोग करने के कारण जो चोट होती है वो होती है रप्चर्ड टेंडन। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 8th क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप बस ऐसे ही लगे रहिए। डिस्लोकेशंस अकर मोस्टली फ्रीक्वेंटली इन, डिस्लोकेशन जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है दोस्तों, कौन से जोड़ में होती है? पहला ऑप्शन है शोल्डर कंधे का जोड़, दूसरा ऑप्शन है एल्बो कोहनी का जोड़, तीसरा है हिप जॉइंट कूल्हों का जोड़, और चौथा है नी जॉइंट। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा जो डिसलोकेशंस होती हैं वो होती हैं हमारी एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के अंदर, शोल्डर जॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा हमारी डिसलोकेशंस अकर होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 9th क्वेश्चन पे है हम लोग। 9th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब इनमें से कौन सा तो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर के बारे में सही बात बताता है। दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर्स क्या है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर वो है जिसमें बोन बेंड हो जाती है, जनरली बच्चों के अंदर पाया जाता है, चिल्ड्रन के अंदर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है चिल्ड्रन के अंदर? क्योंकि चिल्ड्रन के जो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, बोन्स नहीं बनी होती, इसलिए उनके हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं। तो राइट, इट इज फाउंड इन चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई। तो उन लोगों को ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर्स कहा जाता है, उन फ्रैक्चर्स। एनी फ्रैक्चर इन अ चाइल्ड नहीं, एनी फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर्स ओनली इन रिकेट चिल्ड्रन। रिकेट मतलब जिनकी बोन ऑलरेडी पुअर है, जिनमें बोन ऑस्टियोपोरोसिस कोई है, ओनली इफ देयर इज नो डिफॉर्मिटी, मतलब जनरली डिफॉर्मिटी नहीं होती है, देयर कैन बी। एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पहला है नहीं, दूसरा भी नहीं है, और अगर दो नहीं है ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो देयर इज ओनली अ वन ऑप्शन लेफ्ट, ओनली इफ देयर इज नो डिफॉर्मिटी। अगर वहां पे कोई और विकृति नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर हो गया है या हुआ है। लास्ट आता है दोस्त, 10वां क्वेश्चन आता है, लास्ट स्टेप इन फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग का लास्ट पार्ट क्या है, राइट दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, हेमेटोमा, हेमेटोमा एक इंजरी है, कैलस फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन भी एक स्टेज है, रीमॉडलिंग, रीमॉडल, एंड लास्ट इज कंसोलिडेशन, समेकन करना। तो दोस्तों मैं बता दूं, लास्ट स्टेप ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग का है रीमॉडलिंग,
रीमॉडलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ फ्रैक्चर। दोस्तों फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रैक्चर क्या है, कोई बताएगा मुझे? कमेंट करके जरूर बताएं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रैक्चर क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के फैक्ट्स आपको ना यूट्यूब पे क्या कोई कहीं नहीं मिलेंगे आप। तो दोस्तों जरूर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स आप हमारे साथ हमारे पेड चैनल पे जुड़ के क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए डेफिनेट साइन ऑफ फ्रैक्चर। इनमें से कौन सा एक ऐसा साइन है जिससे पता लग जाता है कि निश्चित संकेत माना जाता है कि किसी इंडिविजुअल को फ्रैक्चर हुआ है। फर्स्ट इज टेंडरनेस, कोमलता। दूसरा है लोकल बॉडी रेगुलरिटी, बॉडी की रेगुलर हो गई है। तीसरा है क्रेपिटस, चरचराहट। एंड चौथा है स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब कि सूजन, राइट। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर वहां पे देयर इज अ क्रेपिटस, क्रेपिटस एक पॉपअप साउंड होती है, पॉपअप साउंड होती है, पॉपअप साउंड होती है, अगर ये साउंड आती है तो इट विल एंश्योर दैट, क्रेपिटस एंश्योर दैट देयर इज अ फ्रैक्चर। क्लियर दोस्तों? तो वो जो एक साउंड है वो बता देती है कि पर्टिकुलर कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है। जो कट की आवाज है, जो देयर इज अ पॉपिंग साउंड, पॉपअप साउंड, वो दोस्तों बता देगी कि वहां पे फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज। जिनको स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज होती हैं फ्रॉम रनिंग आर क्वाइट हाई। रनिंग से बहुत ज्यादा हाई है स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि जब रनिंग पे आप इम्पैक्ट डालते हो वो कितना हो जाता है, मतलब कितना ज्यादा हो जाता है तो इंडिविजुअल को स्ट्रेस इंजरी हो जाती है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये बहुत ही स्पेसिफिकली डिजाइंड है हमारे कोर्स के हिसाब से। सो ए ऑप्शन है 1.25 टाइम्स बॉडी वेट, बॉडी वेट के 1.2 भाग बढ़ जाता है वेट का, 4 टाइम्स बॉडी वेट का बढ़ जाता है इसलिए स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, 7 टाइम्स बॉडी वेट बढ़ जाता है, या 2.5 टाइम्स बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों रनिंग के समय पे जो वेट अगर 2.5 से ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी वेट, तो देयर इज स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। एंड ऐसे ही चल रहे हैं हम दोस्तों, अभी सीक्वेंस खत्म नहीं हुई, अभी फिल्म बाकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ओवर ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा ओवर ट्रेनिंग का सिम्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ओवर ट्रेनिंग का लक्षण नहीं है? पुरानी थकान और चिड़चिड़ापन, क्रॉनिक फटीग एंड इरिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, रिड्यूस रेस्टिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट का रिड्यूस होना, एंड लास्ट इज रिड्यूस एपिटाइट एंड वेट लॉस, इनका रिड्यूस होना। तो दोस्तों मैं बता दूं ओवर ट्रेनिंग का सिम्टम क्या नहीं है। ओवर ट्रेनिंग मतलब बहुत ज्यादा काम करना, फटीग होना। क्रॉनिक फटीग का मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लंबे समय की थकान। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, क्योंकि रेस्टिंग हार्ट रेट कम ही होती है। ठीक है, तो आंसर विल बी कम आराम दिल की दर्द का जो करेक्ट आंसर है। नहीं का पूछा है, लोग इस नहीं पे ध्यान नहीं देते और ऑप्शन लगा जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज वन ऑफ द स्किल विच वन शुड लर्न। नेक्स्ट आता है डोम्स। डोम्स अपीयर टू बी कॉज्ड बाय। पहली बात तो डोम्स की फुल फॉर्म ही बता दीजिए। डोम्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे होता है इसका मतलब डिलेड वनसेट ऑनसेट मसल एंड सोरनेस। ठीक है, डिलेड वनसेट मसल सोरनेस। जब कोई भी एक्सरसाइज करता है तो उसके जो लैक्टिक एसिड की वजह से जो पैर भारी भारी हो जाते हैं, मसल सोर हो जाती हैं, भर जाती हैं, दैट इज नोन एज डोम्स। ठीक है, डिलेड मतलब बाद में होती है, तो वो कॉज्ड किसकी वजह से होती है? ऐसी टर्म्स एक तो आपको डिलेड डोम्स वगैरह ऐसे नहीं है, these are very scientifiक terms and इसी तरीके का पैटर्न आजकल DSSB और इवन यूजीसी नेट फॉलो कर रहा है। तो इस चीज का फर्स्ट ऑप्शन कम्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी, कि भाई इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें? वो जो टिश्यूज हैं एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा है दोस्तों ओवर स्ट्रेच्ड मसल फाइबर। मसल फाइबर जो है वो ओवर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, इसीलिए हमारे पास डोम्स हो जाती है, हमें वन सेट फटीग मसल सोरनेस हो जाती है।
तीसरा आता है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विद इन द मसल टिश्यू, कुछ तो है, मांसपेशियों में उत्तकों की कमी। एंड चौथा है दोस्तों माइक्रोस्कोपिक टीयर्स विद इन द मसल टिश्यू। मैं आपको बता दूं लैक्टिक एसिड जब बनता है तो होता जरूर है, लेकिन वहां पे देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक टीयर्स विद इन द मसल टिश्यू, के अंदर माइक्रोस्कोपिक टीयर्स आ जाते हैं और उन्हीं में वो चीज जुड़ जाती है, लैक्टिक एसिड जाके जम जाता है, राइट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रीजन पूछा है, दैट विल बी दिस, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोपिक टीयर्स नहीं होंगे तो लैक्टिक एसिड जुड़ेगा कहाँ जाके, जमेगा कहाँ। so this is the microscopic tears हो जाते हैं विद इन द मसल टिश्यू। तो करेक्ट आंसर इज दोस्तों डी। गतिविधि से जुड़े संयोजी ऊतकों की सूजन, अत्यधिक फैला हुआ मांसपेशी फाइबर, मांसपेशियों के भीतर लैक्टिक एसिड का संचय, मांसपेशी ऊतक के भीतर सूक्ष्म आंसू मतलब सूक्ष्म टीयर्स, ठीक है। टीयर मतलब ये आंसू वाला नहीं है ये। दोस्तों एक बात और बता दूं यहाँ से मैं आपको कि जो डीएसएसबी में पेपर्स आते हैं ना उनकी हिंदी ऐसी ही होती है। अब यहाँ पे आंसू मत समझ लेना इसको, अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी सी है तो टीयर मतलब कि फटा हुआ, ठीक है। तो और आपको पता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश का है तो इंग्लिश को करेक्ट माना जाएगा, राइट, हिंदी को नहीं माना जाएगा। एनीवेज मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडनाइटिस इज, टेंडनाइटिस किसको कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2018 के पीजीटी के पेपर में आया हुआ है। पहला ऑप्शन था द टेयरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द टेंडन, डैमेज टू द टेंडन मसल जंक्शन एंड द रप्चर ऑफ टेंडन इटसेल्फ। मैंने आपको सबसे पहले वाली स्लाइड में बताया था टेंडन है क्या, इन्फ्लेमेशन है कहाँ पे, टेंडन में। तो इट इज द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द टेंडन इज नोन एज टेंडनाइटिस, ध्यान रखना, ठीक है। कंडरा की सूजन और इन्फ्लेमेशन मतलब कि वहां पे इरिटेशन, इरिटेशन इज नोन एज, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये बैंडेजेस का भी कभी नहीं पता, नहीं बैंडेज के बारे में कोई नहीं बताता, स्पिन के बारे में कोई नहीं बताता, ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं। तो वी आर हेयर विद द बेस्टेस्ट कंटेंट फॉर यू पीपल। तो फिगर ऑफ 8 इज कॉमनली यूज्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ, फिगर ऑफ 8 की बैंडेज कहाँ पे जनरली यूज की जाएगी। पहला ऑप्शन है स्कैपुला, दूसरा है ह्यूमरस, क्लेविकल, मेटाकार्पल्स। तो दोस्तों इसको टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, सो मैं आपको आंसर बता दूं, इट इज अ फिगर ऑफ 8, इस तरीके से बैंडेज लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है दोस्तों क्लेविकल पे, क्लेविकल मतलब कि जो हमारी कॉलर बोन कहलाती है, होल्डिंग के लिए, राइट। सो दोस्तों हर एक क्वेश्चन नहीं होता, हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन जब ही कर पाओगे जब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एमसीक्यू हम डाल देते हैं, एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा जब तक इनके पीछे के जो थॉट्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। तो एक आपकी बड़ी बहन, एक आपकी बड़ी गुरु, एक आपकी दोस्त होने के नाते मैं कहूंगी कि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो यू शुड फोकस ऑन कंटेंट, ना कि ओनली एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा, कितने रट लोगे, राइट। ये तो एमसीक्यू के ऑप्शन ऊपर नीचे करते ही वो एमसीक्यू वाला घूम जाएगा। तो कंटेंट पे फोकस करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, क्लियरेंस बेस पे क्लियर करो, आप सारे तरीके के एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलिंग बिलो नी जॉइंट इज स्लो, नी जॉइंट से लो हीलिंग बहुत स्लो होती है, क्यों होती है। पहला ऑप्शन है डिक्रीज सबकुटेनियस फैट, फैट कम होता है, दूसरा है इंक्रीज मूवमेंट, मूवमेंट ज्यादा होता है, तीसरा है वेट बेयरिंग ज्यादा है, पुअर वस्कुलरिटी है, खराब समझनी है, राइट। मतलब लिम्स है। तो मैं आपको बता दूं घुटने के जोड़ के नीचे का उपचार धीमा होने का क्या कारण होता है, घटी हुई उपचर्म वसा, बढ़ी हुई हलचल, वजन, सहना खराब। तो आंसर बता दोस्तों इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है वॉयलेंट एक ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इन अ जॉइंट, सीधी सी बात है ओवर स्ट्रेचिंग हुई है लिगामेंट्स की। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो हमने इसकी अपनी ट्रिक है, PL TM ट्रेन लिगामेंट
टाइम, मसल, टी मतलब टेंडन, स्ट्रेन मतलब लिगामेंट। तो यहाँ पे बात आई है लिगामेंट ऑफ जॉइंट, लिगामेंट के साथ क्या है, प्लेन है, तो आंसर विल बी बी। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि वहां पे मैं कंफ्यूज हो जाऊं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश occurs when top layer of skin is scraped away and the blood capillary is exposed। जब ऊपरी लेयर, टॉप लेयर स्क्रैप अवे हो जाती है और कैपिलरीज एक्सपोज हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? खरोंच, त्वचा के घाव, लेसरेशन एंड मोच। तो मैं आपको बता दूं, जब पार्शियल स्किन ऑफ होती है, पार्शियल स्किन ऑफ हो जाती है, हट जाती है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं एब्रेशंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एब्रेशंस। दोस्तों ये भी 2018 के पीजीटी के पेपर में आया हुआ था, इससे पहले वाला भी 2018 के पीजीटी के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट ए पार्ट ऑफ, यस 2018 के पीजीटी के पेपर में आया था कि रोटेटर कफ में कितनी सारी मसल्स होती हैं, तो आंसर था 4। लेकिन अभी इस बार क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं ना कि 4 होती है, इस बार क्वेश्चन का लेवल ऊपर होगा। क्या आ सकता है, क्या बनेगा यहाँ से कि रोटेटर कफ में इनमें से कौन सी मसल है ही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी रोटेटर कफ इंजरी का हिस्सा नहीं है? पहला है सुप्रास्पाइनेटस, टीरिस मेजर, डेल्टोइड एंड इंफ्रास्पाइनेटस। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसके लिए मैंने देखो डायग्राम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्लेड ऑफ स्कैपुला, ब्लेड ऑफ स्कैपुला इसको बोलते हैं। जहां पे ये जॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओलिक्रैनल फोसा। ठीक है, तो दोस्तों ये पोस्टीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, ये स्पाइन है। नाम याद करने के लिए लोग बोलते हैं मैम इतना कैसे याद करेंगे, स्पाइन से ऊपर तो सुपर स्पाइन, सुपरा स्पाइनेटस, स्पाइन के नीचे तो इंफ्रा, इंफीरियर, इंफ्रा स्पाइनेटस, स्कैपुला के ऊपर तो सब स्कैपुलरी, एंड जो नीचे है टीरिस माइनर। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में आप देख सकते हो, आंसर विल बी डेल्टोइड। इंग्लिश इज वेरी इजी टू लर्न, इंग्लिश इज वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू लर्न। हिंदी वाले तो हिंदी नहीं सॉल्व कर पाते, तो इंग्लिश में एनाटॉमी पढ़ना इज वेरी विल बी हेल्पफुल। एनीवेज सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप किसी में भी पढ़ सकते हैं जिसमें यू फील कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शन बिटवीन बोन एंड टेंडन। दोस्तों 2018 का मेल पेपर का क्वेश्चन है, टेंडन लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, बोन और टेंडन के बीच में अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या कहलाएगी? मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था, विल बी कॉल्ड एज टेंडनाइटिस। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो कितने भी तरीके से फॉर्म बना बना के पूछ ले, फ्रिक्शन है उनके बीच में, इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, कुछ भी पूछ ले, यू विल बी एबल टू आंसर, दैट आंसर विल बी टेंडनाइटिस, राइट। लेकिन अगर एमसीक्यू पे रहोगे तो रटते रहोगे इन चीजों को, बेटर टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है दोस्तों, डैश रिजल्ट फ्रॉम द मिस अलाइनमेंट ऑफ द नी कैप ऑफ द ग्रूव। नी कैप, जब नी कैप अपने जगह से हट जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जंपर्स ग्रूव, रनर्स नॉकनी, टेनिस एल्बो। खांचे में घुटने की टोपी के गलत संरेखण के परिणाम स्वरूप होता है जंपर्स ग्रूव, धावक का घुटना, भीतर मुड़े घुटने, कोहनी का अंग विकृति भाग। तो दोस्तों मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर, करेक्ट आंसर इज, इट इज रनर्स नी। रनर्स नी की खासियत होती है कि उसमें नी कैप हट जाता है, नी कैप हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, टोन कार्टिलेज इज जनरली द रिजल्ट ऑफ, टोन कार्टिलेज, जो कार्टिलेज है अगर वो टूटे हुए हैं, फटे हुए हैं, वो किसका रिजल्ट होते हैं? पहला ऑप्शन है यूजुअली हाई फोर्सेज और अनयूजुअल मूवमेंट्स, हाई फोर्सेज होती हैं और अनयूजुअल मूवमेंट होते हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि टोन कार्टिलेज। फिर कह रहा है न्यूमरस बाउट्स ऑफ डिलेड वन सेट मसल सोरनेस, बहुत सारे ऐसे डोम्स हो जाती हैं कई बार, मतलब मसल में जो वो इंजरी है ना, माइक्रोस्कोपिक इंजरी ज्यादा हो जाती है। फिर ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट अराउंड द जॉइंट, लिगामेंट में ओवर स्ट्रेच हो जाता है, ओवर स्ट्रेच जब लिगामेंट का हो जाएगा तो वहां पे इंजरी हो जाएगी, तो ये तो हुआ ही कार्टिलेज टू। द इंजरी टू अ मसल टिश्यू अबाउट अ जॉइंट, एक जोड़ के बारे में मांसपेशियों को उत्तरी की चोट, इंजरी टू मसल टिश्यू, इंजरी हो जाती है मसल टिश्यू वगैरह अबाउट अ जॉइंट। दोस्तों मैं बता दूं, टोन कार्टिलेज जब होता है, कार्टिलेज जब फट जाते हैं, जब उनपे बहुत ज्यादा हेवी, अनयूजुअल, असामान्य रूप से बहुत ज्यादा फोर्सेज लगाई जाती है। फटने का काम जब भी होता है जब ओवर चीजें हो जाती हैं कोई भी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट आ गया, स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट क्या कहलाएगा? PL
तो स्प्रेन कहलाएगा दोस्तों। यहाँ पे टोन लिखकर कार्टिलेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पता नहीं कितने बच्चों ने अपने आंसर गलत किए थे, लेकिन few questions are solved with the help of what? With the help of elimination. ELIMINATION elimination method. Question कह रहा है occurs when strenuous activity, जब strenuous activity particularly when the ligaments and muscles are pulled. अब इसमें कोई बंदा लिगामेंट को फोकस करे या मसल्स को फोकस करे और स्ट्रेन्ड या स्ट्रेन्ड हो जाए। अब एक बात बताओ, अगर किसी में है स्ट्रेन्ड की बात है, स्ट्रेन मतलब टी मतलब मसल, टी मतलब टेंडन, टेंडन मतलब कि मसल पे फोकस करना है, टेंडन पे फोकस करना है। दैट मीन्स टेंडन की इंजरी को क्या कहते हैं हम लोग? टीएमई तो बोलते हैं, तो मसल स्ट्रेन विल बी द करेक्ट आंसर। लोगों ने स्प्रेन लगा दिया और वहीं पे कट हो गया आपका आंसर, सो आंसर विल बी स्ट्रेन। देखो दोस्तों, आंसर स्प्रेन भी कह सकते हो। आप बोलोगे मैम लिगामेंट है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक लिगामेंट का पॉइंट हो गया, एक मसल का पॉइंट हो गया, मसल भी है, दूसरा फिर स्ट्रेन आ गया, तो इसमें +1 हो गया, तो इसको मैं 2 पॉइंट दूंगी और मैं इसको 1 पॉइंट दूंगी। अब आंसर के सटीक तो दोनों है, तो लेकिन कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो आंसर हो गया मसल स्ट्रेन। अभी क्वेश्चन वो नहीं आते कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा खेल कब शुरू हुआ। अब खेल आते हैं, इन खेलों को सीक्वेंस में अरेंज कर दो, ठीक है ना। तो लेवल बदल गया दोस्तों, अपनी पढ़ाई का लेवल भी बदल लो। और आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। तो अभी तक भी अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और हमारे साथ कंटेंट क्लियरिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। नंबर इज 9868464678 और हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम लेने वाला लेवल ऊपर बढ़ा रहा है तो पढ़ने वाला लेवल भी तो ऊपर बढ़ना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का लेवल वही है और बस उसी को आगे पीछे नहीं दोस्तों। अब इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, इट इज अ साइंस स्टडी। अब वो लेवल नहीं रहा है जो आप पुराने टाइम का था, राइट। तो अपनी स्टडीज को बढ़ाओ और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम मैक्सिमली। और आप लोगों को अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड दोस्तों प्लीज बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी, राइट। एंड आपने कुछ यहाँ से सीखा या आपने कुछ नया सीखा तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अमेजिंग कंटेंट के साथ। इतने बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर लविंग।